हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आपकी बायोलॉजी फैकल्टी आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं और अब काफ़ी बच्चे जो है वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए वेट कर रहे थे कि कब से हम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर के लिए यूनिवर्सिटी वाइज़ जो आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस का जो सब्जेक्ट आप लोगों को रहने वाला है, वो आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि अगर मैं पर्टिकुलरली सिलेबस की बात करूँ बेटा, तो आज हम जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका ज़ूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो कुछ चीज़ें बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों को सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्या-क्या हमारे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? फिज़िक्स है या मैथ्स है आपका या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी में बॉटनी है, ज़ूलॉजी है केमिस्ट्री है, आपका जो भी ग्रुप है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कहीं न कहीं पेपर पैटर्न जो है वो सिमिलर रहता है। जैसे अगर मैं बायोलॉजी ग्रुप में ज़ूलॉजी की बात करती हूँ, तो आपका ज़ूलॉजी का, बॉटनी का और केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। क्या बात करनी है हमें यहाँ पर, वो चीज़ देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं बीएससी के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो 2 पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाता है थ्योरी और दूसरा जो पार्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वो हो जाता है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है? एक थ्योरी हो जाएगा, दूसरा आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर मैं थ्योरी की मार्किंग स्कीम की बात करती हूँ, तो आपको याद रखना है कि ज़ूलॉजी के अंदर जो टोटल थ्योरी आपकी होती है, वो 100 मार्क्स की होती है और अगर आपसे पूछेगा कि टोटल प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम जो है वो कितनी रहती है, तो आपको याद रखना है कि ज़ूलॉजी के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल ओवरऑल मार्किंग होती है बेटा, वो 50 नंबर की होती है। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ, तो आप लोगों को सबको पता है कि बेटा एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है, वो 2 लेवल पे होता है। एक तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज लेवल पर हो जाता है, कॉलेज में आपका मिड टर्म का पेपर जो है वो लग जाता है और एक आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब जैसे आपका पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर खत्म होगा, तो उसके बाद में एक मेन फाइनल पेपर जो है वो होता है हर सेमेस्टर के बाद में, तो वो बात करेंगे। अगर मैं मिड टर्म के थ्योरी मार्क्स की बात करूँ, तो आपको याद रखना है कि मिड टर्म के अंदर जो आपका थ्योरी का पेपर होता है, वो 20 नंबर का होता है, यानी 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का होता है। जबकि आपका जो मेन एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, वो आपका 80 नंबर का हो जाता है। 80 मार्क्स का आपका मेन पेपर जो है वो देखने को मिलता है। तो दोनों का हमें समझ आ गया कि अगर मैं कॉलेज लेवल पर मिड टर्म एग्ज़ाम की बात करती हूँ, तो वो 20 नंबर का आपका हो जाता है और अगर मैं एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करती हूँ, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम मतलब कि अगर मैं बात कर रही हूँ प्रॉपरली अगर मैं प्रॉपरली बात कर रही हूँ कि जैसे सेमेस्टर का एंड होगा तो जो हमारा मेन पेपर होता है, उसकी अगर मैं मार्किंग की बात करती हूँ तो वो आपका कितने मार्क्स का हो जाता है 80 मार्क्स का हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ बेटा प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में सेम चीज़ याद रखनी है कि अगर आपका मिड टर्म प्रैक्टिकल है, यानी मिड टर्म में आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो वो प्रैक्टिकल रहेगा, वो 10 नंबर का रहेगा। थ्योरी 20 नंबर की रहेगी, प्रैक्टिकल 10 नंबर का रहेगा और अगर मैं मेन प्रैक्टिकल की बात करती हूँ, जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम पर होगा, वो आपका 40 नंबर का हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ामिनेशन स्कीम। आप जब सिलेबस को देखते हो तो वहाँ पर क्रेडिट स्कोर भी आपको दिखाई देगा, मतलब क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ आपको शब्द दिखाई देगा। उससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके सिलेबस की तैयारी करनी है, आपको जो आपका पढ़ाई का तरीका अपनाना है, वो सिंपल ये अपनाना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सिलेबस, सिलेबस है क्या? सिलेबस के अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स या कौन-कौन से मैं बोल सकती हूँ टॉपिक जो है या कौन-कौन से मैं बोल सकती हूँ पर्टिकुलरली ज़ूलॉजी के कौन-कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। पेपर स्कीम आप लोगों को पता चल गई, 100 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। 100 में से मिड टर्म एग्ज़ाम 20 नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का आपका मेन एग्ज़ामिनेशन रहेगा थ्योरी पेपर का। 50 नंबर के प्रैक्टिकल में से आपका 10 नंबर का प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज लेवल पर मिड टर्म में हो जाएगा और 40 नंबर का आपका कहाँ हो जाएगा, 40 नंबर का आपका मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, जो आपके लगभग मैं बोल सकती हूँ सेमेस्टर का जो मेन थ्योरी पेपर्स होते हैं, उनके आस-पास ही रहता है ना? चलिए। इसके बाद में बेटा अगर मैं बात करती हूँ टोटल जो हमारा ज़ूलॉजी का सिलेबस है, तो ज़ूलॉजी का जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर और साथ में फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो ओवरऑल 4 यूनिट में या 4 मैं बोल सकती हूँ खंडों में वर्गीकृत है, 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 4 यूनिट्स में से आपके क्वेश्चन
टोटल जो क्वेश्चन आएँगे बेटा वो 5 क्वेश्चन आएँगे। आपको याद रखना है टोटल क्वेश्चन जो आएँगे वो 5 क्वेश्चन आएँगे। यहाँ पर मैं मेन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ बेटा, सेमेस्टर की बात अलग हो जाएगी, अपन मेन एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। क्योंकि जब आप बड़ी बात कर लोगे तो छोटी बात यानी सेमेस्टर एग्ज़ाम देने में सेमेस्टर एग्ज़ाम की जब हमने बात कर ली, तो मिड टर्म एग्ज़ाम देने में तो हमें कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। 5 क्वेश्चन में से आपको ये याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन 5 में से बेटा 5 क्वेश्चन एज़ इट इज़ रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो जाएगा और 5 क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है बेटा, इसके अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चन्स आपको देखने को मिले। 10 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 10 छोटे-छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छोटे इन द सेंस कि जब आप उनका आंसर्स दोगे, तो उनका आंसर जो है वो लगभग 20 शब्दों में आप लोगों को देना होता है, मतलब 20 वर्ड्स के अंदर आपको उनका आंसर जो है वो देना होता है। एक क्वेश्चन जो है बेटा वो 2 नंबर का होता है, तो ओवरऑल अगर मैं बात कर सकती हूँ 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर का हर क्वेश्चन, तो टोटल मैंने बोला 10 क्वेश्चन। तो टोटल अगर 10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है, यानी पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका मार्क्स जो हो जाता है वो आपका 20 मार्क्स हो जाता है, यानी 20 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्वेश्चन में 10 छोटे-छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको हर क्वेश्चन का 20 शब्दों में या 20 वर्ड में 20 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। हर क्वेश्चन के लिए सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है इतनी बात? सेकंड बात ये याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है बेटा ये आपकी चारों यूनिट से आता है। मैंने अभी अब आप लोगों को ऊपर बोला था कि जो हमारा ज़ूलॉजी का सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चारों यूनिट में से ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका यूनिट सेकंड में से आएगा या यूनिट थर्ड में से आएगा या फिर यूनिट फोर्थ में से आएगा या फर्स्ट में से आएगा। चारों यूनिट में से आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 20 शब्दों में आंसर देना, हर क्वेश्चन का 2 नंबर, तो टोटल 20 नंबर आप आराम से इस वाली यूनिट से क्या कर सकते हो, अटेन कर सकते हो, या इस वाले क्वेश्चन के 20 नंबर जो है वो आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा ये आपकी फर्स्ट यूनिट से आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो फर्स्ट यूनिट से आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका सेकंड यूनिट से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका थर्ड यूनिट से आएगा। ठीक है? यूनिट वाइज़ सिलेबस अभी हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी 4th यूनिट से आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर यूनिट से आपको 2nd, 3rd, 4th और 5th नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में आपको चारों यूनिट से मिलकर आपको क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आएँगे। करना क्या है बेटा, आपके 2nd, 3rd, 4th और 5th नंबर क्वेश्चन जो होगा, इनमें बेटा आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन मिलेगा। मान लो क्वेश्चन ये तो हमारा एक हो गया, फिर इसके साथ में और मिलेगा आपको, या कहते हैं ना अथवा करके क्वेश्चन मिलेगा और फिर सेकंड क्वेश्चन। मतलब यूनिट सेकंड में से, यूनिट फर्स्ट में से, यूनिट थर्ड में से, यूनिट फोर्थ में से आपको 2-2 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके लिए खुशी की बात ये है कि आपको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, मतलब एक क्वेश्चन मान लो ऊपर कुछ दे रखा है, नीचे कोई क्वेश्चन और दे रखा है, तो इंटरनल चॉइस होने का मतलब ये है कि आपको उन दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसका आंसर आपकी कॉपी में लिखना पड़ेगा। सेम पैटर्न रहेगा आपका थर्ड क्वेश्चन में, सेम पैटर्न रहेगा फोर्थ क्वेश्चन में, सेम पैटर्न रहेगा आपके फिफ्थ क्वेश्चन में। 2, 3, 4 और 5 में आपके 2-2 क्वेश्चन आएँगे, टोटल 8 क्वेश्चन आएँगे बेटा। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे आपको। लेकिन आपको 8 में से केवल 4 क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। आपको यही बात याद रखनी है कि ये 4 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन बेटा 15 मार्क्स का है। मतलब 15 नंबर का सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 15 नंबर का 15 नंबर का बेटा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, 15 मार्क्स का आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा और 15 मार्क्स का आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका 60 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? और 20 नंबर का ये हो गया, तो टोटल अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी थ्योरी जो रहने वाली है मेन एग्ज़ाम की, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो थ्योरी रहने वाली है वो कितने नंबर रहने वाली है, 80 मार्क्स रहने वाली है। और मुझे लगता है यहाँ पर ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। टोटल 5 क्वेश्चन आएँगे, पहला वाला क्वेश्चन एकदम कंपल्सरी है, 10 क्वेश्चन उसमें आएँगे, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन का जो मार्क है वो 15 नंबर है, 15 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। आपको एक-एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएँगे तो 15-15 नंबर आपको मिलते चले जाएँगे। और इंटरनल चॉइस है, मतलब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 1 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है।
इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली, तो फिर आपको नेक्स्ट बात करनी है कि मैडम सिलेबस क्या है? हमें सिलेबस नहीं पता कि सिलेबस में हमने पढ़ना क्या है? एक्चुअली में जो हमारा ज़ूलॉजी का सिलेबस है, उसमें ज़ूलॉजी में हमें टॉपिक पढ़ने कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो हम सेकंड सेमेस्टर का ही सिलेबस जो है वो देख लेते हैं कि भई सेकंड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में दे क्या-क्या रखा है, वो बात कर लेते हैं। चलो अ, वर्टिब्रेट्स आ गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, है ना? चलो, ये रहा आपका सिलेबस बेटा सेकंड सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वैसे आप सब लोगों को पता चल गया होगा। क्लासेस जो है वो हमारी बाइलिंगुअल रहने वाली हैं। दोनों भाषा मतलब हिंदी और इंग्लिश का पैरेलल जो है वो यूज़ किया जाएगा समांतर। हिंदी वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपके हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर नोट्स जो हैं वो आप लोगों को राइट डाउन करवाए जाएँगे इंग्लिश में और हिंदी में। और समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो बाइलिंगुअल पैटर्न जो है हम लोग देखेंगे। बाइलिंगुअल मतलब आपको समझाया जो जाएगा, वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स में समझाया जाएगा, जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है। तो उस तरीके से आपको मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी हमारे इतने सफिशिएंट हैं कि वो इंग्लिश की काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे भी हमें पता है कि हाँ, हिंद देश के वासी हैं, भारत के वासी हैं, तो हमारी हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है ना? चलिए, तो करना क्या है वो देख लेते हैं हम पहले। मैं एक बात यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी बेटा, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रही हूँ प्रॉपरली ज़ूलॉजी की, तो ज़ूलॉजी के अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज़ द एनिमल किंगडम। यानी जब हम ज़ूलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु होता है वो हो जाता है जंतु जगत। तो जंतु जगत में करना क्या है? जंतु जगत में आप लोगों को पता होगा कि एनिमल किंगडम को हमने मेनली 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक कॉर्डेटा, दूसरा नॉन कॉर्डेटा, या हिंदी में बेटा रज्जुकी और अरज्जुकी जीवों के नाम से आप जानते हो, या कशेरुकी, अकशेरुकी भी आप लोग बोल लेते हो, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो फिलहाल के लिए करना ये है कि हमने जो 2 मैं बोल सकती हूँ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो कुछ नॉन कॉर्डेटा जो हैं वो ऑलरेडी हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। पॉरीफेरा पढ़ा था, सीलेंटेटा पढ़ा था, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, ये सारे नॉन कॉर्डेटा हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में करना क्या है वो अभी पता चल जाएगा आपको। सेकंड सेमेस्टर में बेटा सबसे पहले हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा पढ़ना है। मतलब हमने करना ही क्या है यहाँ पर, कॉर्डेटा को स्टार्ट करना है कि कॉर्डेटा के क्या सामान्य लक्षण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएँ होती हैं, कॉर्डेटा का या फिर जो कॉर्डेट्स हैं हमारे, उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, ये बात करेंगे। क्लासेस हमें देखनी है कि कॉर्डेटा की कौन-कौन सी क्लास तक, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉर्डेटा में हमारी क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे स्पीशीज़ है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, मैमेलिया है, ये सब हमारी क्लासेस ऑफ कॉर्डेटा होती है। कॉर्डेटा के वर्ग होते हैं, तो उसमें हमें कॉर्डेटा के कौन-कौन से वर्ग पढ़ने हैं वो देख लेंगे। बेटा यूरोकॉर्डेटा हमें यहाँ पर पढ़ना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस, स्टडी ऑफ हर्डमानिया एंड इट्स एफिनिटीज, मतलब यहाँ पर बेसिकली आपको यूरो कॉर्डेटा के बारे में भी पढ़ना है, कॉर्डेटा के क्या सामान्य लक्षण है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा के क्या है, कॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ में उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उसके बाद में आपको यूरो कॉर्डेटा पढ़ना है। उसके अलावा यूरो कॉर्डेटा के साथ में एक ऑर्गेनिज्म आपको प्रॉपर मेंशन कर रखा है कि आपको हर्डमानिया के बारे में बताना है। हर्डमानिया इंग्लिश कुछ अलग नहीं बेटा, हर्डमानिया ही आपको याद रखना है। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसके क्या एफिनिटीज़ होते हैं। एफिनिटीज़ का मतलब आप लोगों को याद रखना है बेटा, एफिनिटी का मतलब होता है कि उसको मुझे तुलनात्मक अध्ययन करना है। तुलनात्मक मतलब कि उसके पहले आने वाले वर्ग और उसके बाद में आने वाले वर्ग, यानी उसकी जो बिफोर एंड आफ्टर क्लासेस हैं, उनके साथ में क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है, वो चीज़ें आप लोगों को देखनी है। ठीक है? चलिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, इसमें हमें फर्स्ट यूनिट में सेकंड जो पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है आपको सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है? सिफेलोकॉर्डेटा में उधर बेटा यूरोकॉर्डेटा पढ़ लिया, इधर हमने सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ना है। सेम चीज़ पढ़नी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वहाँ पर हमने यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। यहाँ पर हम सिफेलोकॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, सब क्लासेस देखेंगे और ब्रैंकियोस्टोमा यहाँ पर हमें देखना है ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर यूरोकॉर्डेटा का एग्ज़ाम्पल हमने डिटेल में पढ़ा था, हर्डमानिया। यहाँ पर हम मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पर बेटा हमको करना क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा का एग्ज़ाम्पल जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जिसको देखकर, जिसके लक्षण बताकर मैं सिफेलोकॉर्डेटा को पूरा क्लासिफ़ाई कर सकती हूँ, पूरा कैरेक्टराइज़ कर सकती हूँ।
पूरे उसके लक्षण बता सकती हूँ, वो हमारा हो जाता है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है? उसके बाद में बेटा इसके भी सेम चीज़ एफिनिटीज़ वगैरह करना है, चलो। उसके बाद में है साइक्लोस्टोमेटा जिसको अगैंथा के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारी मैं बोल सकती हूँ सब क्लास है। यूरोकॉर्डिटा हो गया, सेफेलोकॉर्डिटा हो गया और फिर हमारा साइक्लोस्टोमेटा हो गया। साइक्लोस्टोमेटा में जनरल कैरेक्टरिस्टिक सामान्य लक्षण, क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस, स्टडी ऑफ पेट्रोमाइज़ोन एंड इट्स एफिनिटीज़ मतलब बेटा हमने ऊपर जो है हर्डमानिया पढ़ लिया, उसके बाद में ब्रैंकियोस्टोमा पढ़ लिया, उसके बाद में पेट्रोमाइज़ोन पढ़ना है। ये हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। और फिर यहाँ पर हमारा पिसीज़ वर्ग आ जाता है। पिसीज़ मतलब मछली वर्ग आ जाता है और जैसे ही मछली वर्ग आता है तो अब मुझे लगता है ये वाला नाम तो तुमने बहुत अच्छे से सुन रखा है। मछली वर्ग में या पिसीज़ क्लास के अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सेम चीज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फिन्स एंड स्केल्स, स्विम ब्लैडर और वेबेरियन ऑसिकल, पैरेंटल केयर एंड माइग्रेशन इन फिशेज़। मतलब ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है फिश के। फिश जो होती है हमारी मछली वर्ग जो होता है, पिसीज जो होता है उसके पास में फिन्स होते हैं, उनके पास में मैं बोल सकती हूँ स्केल्स होते हैं, उनके पास में तैरने के लिए बेटा कुछ ना कुछ अलग से मैं बोल सकती हूँ अलग से अंग होते हैं तैरने में सहायक वाले। उसके अलावा वेबेरियन ऑसिकल्स नाम का एक टर्म है, डिटेल में पढ़ेंगे पता चल जाएगा बेटा। पैरेंटल केयर मतलब मातृत्व की क्या भावना होती है उनके अंदर, मातृत्व या पैतृक मैं बोल सकती हूँ किस तरीके से देखभाल की जाती है। माइग्रेशन किस तरीके से होता है फिशेस में, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कुछ फिशेस ऐसी होती है बेटा जब वो मैं बोल सकती हूँ पॉपुलेशन करती हैं, जब वो रिप्रोडक्शन करती हैं, जब वो जनन करके संतति उत्पन्न करती हैं, तो अगर फ्रेश वाटर की होती है तो कई बार वो एक्वेटिक फ्रेश वाटर की होती है यानी ताजे जल की मछलियाँ होती हैं, तो कई बार मैं बोल सकती हूँ वो अपना माइग्रेशन कर लेती है उस जगह से कहीं और जाकर अपने बच्चों को क्या करती है जन्म देती है। तो वो माइग्रेशन की प्रोसेस होती है जिसे हम प्रवासन के नाम से जानते हैं, तो वो भी फिशेज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी यहाँ पर। चलो सेकंड यूनिट में देखते हैं कि सेकंड यूनिट में क्या बता रखा है। उसके बाद में बेटा आपके सामने है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड यूनिट में बेटा आपको सबसे पहले पढ़ना है एम्फीबिया और एम्फीबिया का मतलब है उभयचर। करना कुछ नहीं है, जैसे अभी पीसीज के अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था अप टू सब क्लासेस। उसके बाद में पीसीज के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या विशिष्ट लक्षण हम लोगों ने देखे थे। तो उसी तरीके से बेटा एम्फीबिया के बारे में सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद में बेटा रेप्टिलिया, रेप्टिलिया को हिंदी में कहा जाता है सरीसृप, तो सरीसृप के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। रेप्टिलिया क्या होते हैं, क्या उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है, क्या उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रेप्टिलिया में जैसे साँप आ जाता है बेटा, स्नेक आ जाता है। तो स्नेक के अंदर आपको पता है पॉइज़नस ग्लैंड्स वगैरह होती है, जहरीली विषैली ग्रंथियाँ वगैरह होती हैं, तो कौन से पॉइज़नस मैं बोल सकती हूँ रेप्टिलिया होते हैं, कौन से नॉन पॉइज़नस रेप्टिलिया होते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में बेटा एविस, एविस का मतलब यहाँ पर पक्षी वर्ग आ जाएगा, एविस का मतलब पक्षी वर्ग और फिर आ जाएगा आपका मैमेलिया और मैमेलिया को हिंदी में कहते हैं स्तनधारी। तो ये 4 क्लासेस तो यहाँ पर हो गई और मछली ऊपर हो गया था हमारा। तो बेटा 4 क्लासेस उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी और ऊपर हमने पढ़ लिया था क्या? आपका मछली वर्ग। तो ये टोटल हमारी चॉर्डेटा के अंदर 5 क्लासेस हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। हर क्लास के अंदर उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ में उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों को देखना है। उसके कुछ विशिष्ट अनुकूलन है, अडैप्टेशंस है स्पेसिफिक वो डिस्कस करने और कुछ विशिष्ट लक्षण है वो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। इतनी सारी बातें करने के बाद में हमारा एनिमल किंगडम या फिर जंतु जगत वाला भाग जो है वो क्या होता है पूरा होता है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं बेटा। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँगी, तो थर्ड यूनिट में आपको पहले दिख रहा है स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब बेसिकली यहाँ पर बेटा हमें ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, यानी युग्मनज से भ्रूण का विकास हो रहा है, तो वो भ्रूण का विकास हो किस तरीके से रहा है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की फेजेज़ क्या हैं, भ्रूण विकास की मैं बोल सकती हूँ क्या-क्या फेजेज़ हैं, ठीक है? तो हिंदी में इसको विकासात्मक भ्रौणिकी के नाम से जानते हैं। सारे बच्चे सुन लेंगे बेटा, हिंदी में हम इसे विकासात्मक मैं बोल सकती हूँ विकासात्मक भ्रौणिकी के नाम से जानते हैं और विकासात्मक भ्रौणिकी की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पर करना क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर करना क्या है आपको कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या फिर मैं बोल सकती हूँ कि हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मतलब कि जो हमारा भ्रूण का विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, विकासात्मक भ्रौणिकी का क्या स्कोप है, क्या उसके क्षेत्र हैं, क्या उसका विकास किस तरीके से हो रहा है, उसका इतिहास क्या है, वो बात करेंगे। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब है कि
पूर्व अवस्था में, अर्ली मतलब पहले की बात कर रही हूँ मैं, प्राथमिक या प्रारंभिक मैं बोल सकती हूँ। प्रारंभिक भ्रूणिकी विकास किस तरीके से होता है? गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन किस तरीके से होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्र जनन किस तरीके से होता है? oogenesis मतलब अंड जनन किस तरीके से होता है? ये सारी बातें हमको यहाँ पर करनी है। उसके बाद में जब आपने गैमेटोजेनेसिस कर दिया या फिर युग्मक जनन कर दिया, आपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना दिया, तो उनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवाओगे, निषेचन करवाओगे। निषेचन किस तरीके से होता है? क्लीवेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लेन्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज कैसे होता है? ब्लास्टुलेशन एंड मॉरुलेशन कैसे होता है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद में स्टेप्स मैं बात करती हूँ। जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं या फिर भ्रूणिकी विकास हम लोग पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर उसकी कुछ स्पेसिफिक फेजेस होती हैं। मॉरूला बनता है, गैस्ट्रूला बनता है, कंदुक भवन कहते हो आप लोग हिंदी में। वो सारे बेटा स्टेप आपको याद रखने हैं। मॉरुलेशन हमने दे ब्लास्टुलेशन हमने ऊपर देख लिया। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन है। टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स देखने हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन देखना है। फेट ऑफ जर्म लेयर यानी जो भ्रूणीय परत होती है, जर्म लेयर मतलब भ्रूणीय परत जो होती है, उनका क्या मैं बोल सकती हूँ, उनका हमारा क्या भविष्य होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और इतनी बातें करने के बाद में हमारा यहाँ पर ज़ूलॉजी का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है? इतनी सारी बातें करने के बाद में हमारा सिलेबस का डिस्कशन और स्कोर मार्क जो है, मार्किंग स्कीम क्या है, वो सारा हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा यूनिट वाइज़ जो है वो सिलेबस क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आपकी क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। आपको प्रॉपर्ली जो है सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह अवेलेबल करवाए जाएँगे। जो हमारे पीवाईक्यूज़ हैं, लास्ट ईयर जो 5 ईयर क्वेश्चन्स हैं, उन लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 ईयर इन द सेंस कि सेमेस्टर स्कीम तो अभी ही स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हाँ, इस यूनिट के अंदर से ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बना सकता है। तो उसी को एक रोड मैप तैयार करके हम लोग अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।